Welcome back, students. This is Harshi, your science teacher. Today we are starting with chapter number 3, which is heat, right? So as we do regularly, so the topics that we are going to cover in this chapter are temperature, heat, thermometer, and conclusion. These topics we would be covering in this chapter. So let's do the warm-up exercise. Look at the picture given, mark H for the hot things and C for the cold things. So first is sun. Sun is hot or cold? It is hot. So we will write down H here. Now steam. Steam is again hot. Next is ice cubes. Ice cubes are cold, right? So we will write down C here. Tea. Tea is hot. And ice cream. Ice cream is cold, right, children? So we have differentiated the whole hot and cold things. So children, let's start the chapter. Introduction. Have you ever touched a metal pole on a sunny afternoon? Have you eaten something just after it is cooked in an oven? And have you ever stood beside a bonfire? इसका मतलब कि क्या कभी आपने किसी भी मेटल पोल को, जो कि किसी भी मेटल से बना हुआ है, उस पोल को दोपहर के समय, और वो भी किस टाइम, जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है, तो जब बहुत गर्मियाँ होती हैं तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, सनलाइट में गर्म हो जाती है, राइट? तो पोल को अगर आप टच करोगे तो वो बहुत गर्म होगा. लोहे की बनी हुई या किसी भी मेटल की बनी हुई चीज़ जो कि धूप में होगी, लाइक अपना गेट आप खोलोगे घर का, तो वो भी बहुत गर्म होगा. और खाना बनाए, गरम गरम खाना अगर हम गैस स्टोव से उतार के या ओवन से निकाल कर हम नहीं खा सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो बहुत गर्म होता है. और अगर हम बोन फायर के साइड में खड़े होते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत गर्मी लगती है, राइट? सो इन ऑल ऑफ द अबव सिचुएशन यू मस्ट हैव हर्ड दैट सेम एक्सपीरियंस ऑफ अ सर्टेन डिग्री ऑफ हॉटनेस विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन इन योर स्किन. तो क्या होता है, स्किन हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है. हमें कैसा पता चलता है कि कोई चीज़ हॉट है, कोई कोल्ड है? स्किन हमें बताती है, राइट? तो हमारी स्किन में क्या होता है, स्किन हमें ये बताती है कि बहुत ज़्यादा गर्म है ये चीज़ें. Which produces a sensation in your skin that makes you remove your body part immediately away from the source of heat. तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई गर्म चीज़ पे अगर हम हाथ लगाते हैं, हम उसको टच करते हैं, तो हमारी स्किन जब हमें ये बताती है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, राइट? हम उसको टच करके फील कर देते हैं कि ये चीज़ गर्म है या ये चीज़ ठंडी है. सो हीट ऑफ द सन ऑफन कॉजेज एग्जॉशन एंड यू टेंड टू स्वेट. जब हम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है, हम डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं. ऐसा लगता है बिल्कुल थके हारे टाइप, एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है. टेंड टू स्वेट विच इज़ वर्स्ट केस एंड कॉज डिहाइड्रेशन एंड वीकनेस. और उसके बाद क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में और हम बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगते हैं. सो देयरफॉर यू टेक शेल्टर एंड टेंड टू थिंक कोल्ड वाटर एंड स्विच ऑन द फैन और एयर कंडीशन एंड दिस हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. और फिर हम क्या करते हैं, गर्मी में अगर हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं फटाफट स्विच ऑन करते हैं, किसका, एसी का, फैन का, और खूब सारा ठंडा ठंडा पानी पीते हैं और ठंडी ड्रिंक्स पीते हैं और अपने आप को हाइड्रेटेड करते हैं. और फिर थोड़ी देर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है. तो यहाँ हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं. पहला हीट, जिसकी वजह से हमें गर्मी लग रही है, और टेम्परेचर. हीट और टेम्परेचर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, राइट? सो टेम्परेचर इज डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ गिवन बॉडी ऑफ एन एनवायरमेंट. जो हीट क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? एनर्जी की एक फॉर्म है, एनर्जी है हीट. और टेम्परेचर क्या है, उस हीट की वजह से कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, राइट? कोई चीज़ गर्म है, हमें पता है, हमने छू लिया और अपना एकदम से हाथ पीछे हटा लिया, राइट? बोन फायर के पास खड़े हैं और हमने अगर किसी गलती से हमने किसी जलती हुई लकड़ी को ऐसे टच कर लिया गलती से, तो एक इमिडिएटली हम हाथ पीछे कर लेते हैं, राइट? हमें पता चल जाता है ये चीज़ बहुत गर्म है, बट वो गर्म तो है
मीन्स हीट, लेकिन वो कितनी गर्म है, हाउ वी वुड कम टू नो दिस, कि वो कितनी गर्म है। और अगर कोई चीज़ ठंडी है, हम छू कर पता कर सकते हैं कि वो ठंडी है, ठंडी तो है बट एक्चुअली भी कितनी ठंडी है। सो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, दिस इज कॉल्ड temperature, right? So indeed the concept of hotness and coldness are not absolute, they are relative terms, right? So hotness or coldness or means heat or temperature आपस में एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। अगर हीट बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, हीट कम होती है टेम्परेचर कम होता है। सो बहुत क्लोज रिलेशन है इन दोनों का। वी एनकाउंटर ऑब्जेक्ट्स दैट वी परसीव एज अ हॉट और कोल्ड। बहुत सारी चीज़ें हमें हमारे सराउंडिंग्स में है जिनको हमें पता है, हम परसीव कर लेते हैं कि ये चीज़ गर्म होगी या ये चीज़ ठंडी होगी, राइट? ठंड हो रही है, नहाने जा रहे हैं, बकेट में वाटर फिल किया, राइट, नॉर्मल टैप वाटर, तो हमें पता है कि वो कैसा होगा, वो ठंडा ही होगा क्योंकि विंटर्स है, ठंडा पानी होगा, राइट? गर्मियों में आप गए नहाने के लिए, शावर लिया आपने, तो आपने ऑन किया, पानी कहाँ से आ रहा है, टैंकी से आ रहा है, ऊपर जो टैंक वाटर टैंक्स लगे हुए हैं घर के ऊपर, तो आपको पता है कि जिस टाइम जो पानी आ रहा है वो बहुत गर्म आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि समर है और उसमें भी टैंक्स कहाँ हैं, धूप में रखे हुए हैं, तो पानी कैसा होगा, ऑब्वियसली गर्म होगा। तो हम बहुत सारी चीज़ें परसीव कर लेते हैं। हमें मालूम है आइसक्रीम, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट आइसक्रीम, वी आर टॉकिंग अबाउट लेमोनेड, वी आर टॉकिंग अबाउट कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड कॉफ़ी, तो क्या पता है हमें मालूम है कि ये सब चीज़ें ठंडी हैं, राइट? लेकिन कितनी ठंडी हैं, दैट वी डोंट नो, राइट? ठंडी में भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ नॉर्मल से थोड़ी ठंडी होती है, कुछ नॉर्मल से और ज़्यादा ठंडी होती है, कुछ बिल्कुल चिल्ड भी होती हैं, राइट? तो एग्जैक्ट टेम्परेचर हमें मेजर करने से ही पता चलता है। सो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर, राइट? तो ये हमें पता चल सकता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। सो टी इज कंसीडर्ड टू हॉट, चाय है, चाय का मतलब क्या है, चाय का मतलब गर्म है। हमें पता है कि अगर हम चाय की बात कर रहे हैं तो मतलब वो गर्म होगी। वाइल आइस इज कंसीडर्ड एज कोल्ड, द परसेप्शन ऑफ टेम्परेचर इज सब्जेक्टिव एंड वी ऑफन डिटरमाइन द रिलेटिव हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ सेंसेशन ऑफ टच, राइट? हमें मालूम है और हम छू के पता कर सकते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो एक सेंसरी ऑर्गन है। ऑब्जेक्ट्स कैन बी परसीव्ड एज हॉटर और कोल्डर इन कंपैरिजन टू अदर्स बेस्ड ऑन द सेंसरी एक्सपीरियंस। सो वी हैव एन एक्टिविटी, इसमें हमें क्या करना है, वी नीड टू टेक 3 बीकर्स और 3 बोल्स ऑफ वाटर भी आप ले सकते हो। 3 कोई भी बोल ले लो, एक में आपने गर्म पानी लेना है, एक में ठंडा पानी लेना है एकदम चिल्ड, एक में गर्म लेना है इतना जिसमें आप अपना हाथ डिप करके रख पाओ, राइट? और एक में आपने लेना है नॉर्मल वाटर। तो बी में आपने नॉर्मल वाटर लिया, आपने पहले फॉर 1 मिनट और फॉर 50 सेकेंड्स 40-50 सेकेंड्स जितना आप रख पाओ उतनी देर आपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, एक हैंड ठंडे पानी में रखना है, एक हैंड आपने गर्म पानी में रखना है, राइट? सो 40-50 सेकेंड्स 1 मिनट इतना आप वेट करोगे एंड देन आपने दोनों हाथ अपने नॉर्मल वाटर में डाल देने हैं, राइट? सो जब हम ये दोनों अपने दोनों हाथ नॉर्मल वाटर में डालेंगे तो हमें एक को लगेगा कि वो पानी ठंडा है, एक हाथ को ये लगेगा कि पानी ठंडा है, एक हाथ को लगेगा कि पानी गर्म है। क्यों? क्योंकि हमारा हाथ ऑलरेडी ठंडा और गर्म हो चुका है, राइट? तो हमें ये नहीं पता, एक हाथ हमें बोलेगा कि ये पानी बहुत ठंडा है, राइट? दूसरा हाथ जो कि गर्म पानी में था वो हमें ये बोलेगा कि पानी बहुत गर्म है, जबकि एक्चुअल में पानी कैसा है, नॉर्मल है, राइट? तो हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें कोई ना कोई एक डिवाइस चाहिए, कोई ना कोई इक्विपमेंट चाहिए जिससे हम मेजर कर पाएँ। तो हम अपने हाथ पर रिलाय नहीं कर सकते हैं कि टेम्परेचर कितना हाई है और कितना लो है। सो वी नीड सम इंस्ट्रूमेंट। तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं थर्मोमीटर। तो अब ये जैसे अगर फीवर होता है किसी को तो मम्मी पापा क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपना हैंड फोरहेड पे लगाते हैं। यू आर सेइंग दैट मम्मा आई एम नॉट फीलिंग टू गो टू दी स्कूल, आई एम नॉट वेल। क्या हुआ? मम्मा सबसे पहले क्या करती है, शी टचेज योर फोरहेड विद हर हैंड। तो आपको देखेंगी वो कहेंगी लग रहा है तुम्हें बुखार है, लेट जाओ। उनको ये पता चल गया कि बुखार है, लेकिन कितना फीवर है शी डजंट नो,
राइट। तो कितना फीवर है, अब हम जो मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन बच्चों को जो दी जाती है वो एज पर देयर एज एंड एज पर देयर वेट दी जाती है, राइट। अब हमें कितना फीवर की मेडिसिन देनी है वो हमें कैसे पता चलेगा? वी कैन नॉट जज बाय टचिंग आवर फोरहेड। सिर्फ हमें ये नहीं पता चलेगा कि गर्म, तो पता चल जाएगा कि हाँ लग रहा है फीवर है, बट फीवर तो है, कितना है, हाउ वी विल कम टू नो? वी हैव टू मेजर इट, राइट। तो ये इसको बोलते हैं टेम्परेचर। तो डिफरेंस क्या आ गया? हीट एंड टेम्परेचर में डिफरेंस आया। हीट और टेम्परेचर जो है वो आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। सो डिफरेंस बिटवीन हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो हमें पता है, और इसी एनर्जी की वजह से गर्म होता है। जब हम अपने हैंड रब करते हैं विंटर्स में, फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? हीट जनरेट होती है, राइट। हमें मालूम है, हमने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है, व्हेन वी रब आवर हैंड्स इन विंटर्स, और जनरली सारे बच्चे करते भी होंगे जब बहुत ठंड लगती है, सो वी रब आवर हैंड लाइक दिस। तो क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, राइट। ये डिग्री होती है। नेक्स्ट इज हीट कॉजेज अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, और टेम्परेचर क्या है? इफेक्ट ऑफ हीट। लाइक जितना ज़्यादा हीट बढ़ती जाएगी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर इज द इफेक्ट ऑफ हीट, और हीट क्या है? हीट तो एनर्जी है। सो जितना एनर्जी यानी जितना लेवल बढ़ेगा टेम्परेचर उतना बढ़ेगा, जितनी हीट कम होगी उतना टेम्परेचर घटेगा यानी डिक्रीज होगा। इट इज़ मेजर्ड इन जूल्स और कैलोरीज। अलग अलग यूनिट है दोनों को मेजर करने की। हीट को हम जूल्स और कैलोरीज में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को हम सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, राइट। सो दोनों की यूनिट डिफरेंट है। हीट को हम मेजर करते हैं जूल्स इन कैलोरीज में, और टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और थर्मो को अगर हम डिवाइड करें वर्ड को, तो थर्मो इसका मतलब होता है हीट, और मीटर का मतलब होता है डिवाइस जिससे हम मेजर कर पाए। सो मीन्स मेजरमेंट, राइट। सो थर्मोमीटर की हेल्प से हम हीट को या टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं। हीट को नहीं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, राइट। तो दो तरीके के थर्मोमीटर होते हैं, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक होता है इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर, राइट। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले हम बात करेंगे स्केल्स इन थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर के अंदर छोटी छोटी मार्किंग्स बनी होती हैं, राइट। आपने सबने देखा होगा, थर्मोमीटर आपके घर में होगा। So thermometer has lot of little marking on it, right? And with the help of these markings we come to know कि temperature कितना है, right? तभी मम्मी चेक करती है, थर्मोमीटर देती है और चेक करती है, राइट। तो टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है? डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। सो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट और केल्विन, these are the units of temperature. So this is analogical of the fact that time is measured in second, minutes और hours. सेम जैसे कि हम टाइम को किस में मेजर करते हैं? सबसे छोटे यूनिट सेल्सियस है, फिर बिगर मिनट्स है, और फिर आवर्स है। सिमिलरली टेम्परेचर की भी डिफरेंट यूनिट्स हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ऑन द सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? पानी कब जमता है या कोई भी लिक्विड कब जमता है, कब वो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग लिक्विड्स का अलग अलग फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बट वी आर डिस्कसिंग हियर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये हम बात कर रहे हैं सेल्सियस की, डिग्री सेल्सियस की, राइट। सो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी फ्रीज हो जाता है यानी जम जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होता है। बट अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में चेक करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज सेम, राइट। सो फ़ारेनहाइट के केस में ये 32 डिग्री है, और अगर हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।
इट इज वन एज द सेम थिंग। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में डिफरेंस होता है। और सिमिलरली अगर हम केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन का मतलब होता है यहाँ पर -273 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज केल्विन। केल्विन स्केल पर इतना होता है। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो होता है 273.15 केल्विन, राइट। तो ये इसके मेजरमेंट्स हैं। तो डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं, वाटर के ही हैं, ये तीनों वाटर के दिए हुए हैं। वाटर नॉर्मल सेल्सियस में कितना 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है और 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें, डिग्री फ़ारेनहाइट की, तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, यानी कि 0 डिग्री और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट वन इज द सेम थिंग। सिमिलरली 273 degree Celsius is Kelvin is the same one, right? So this must be Kelvin. And 0 degree Celsius, 212 Fahrenheit and 273.15 Kelvin. These three terms are same. ये तीनों same है किसके लिए? Boiling point के लिए, ठीक है। So the minimum division of temperature scale which can be measured by the thermometer is the degree. सब जगह डिग्री यूज होती है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन। सो देयरफॉर टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड ईदर इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। जो टेम्परेचर किस में रिकॉर्ड होता है? टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो मार्केट में कुछ थर्मोमीटर्स अवेलेबल है जो आपको टेम्परेचर बताते हैं डिग्री सेल्सियस में, और कुछ हैं जो डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर्स बताते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर यानी हम अपना टेम्परेचर चेक करने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं, और इसको मेडिकल थर्मोमीटर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर, मेडिकल थर्मोमीटर ह्यूमंस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है। और इसको इन्वेंट किया था सर थॉमस ऑल्बर्ट ने इन विच ईयर? इन 1866. So it was invented, or medical thermometer was invented by Sir Thomas Albert in 1866, sorry, right? So 1866 में सर थॉमस एल्बर्ट ने मेडिकल और क्लिनिकल थर्मोमीटर को इन्वेंट किया था। इसमें क्या होता है? ये ग्लास ट्यूब होता है, ये ग्लास का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। ये पार्ट जो होता है इसको बल्ब बोलते हैं, और ये जिसमें ये थोड़ा येलोइश कलर का आपको दिख रहा है इसको ट्यूब बोलते हैं। ये एक ग्लास की बनी हुई छोटी सी ट्यूब होती है, इसके अंदर मर्क्यूरी फिल्ड होता है। मर्क्यूरी क्यों फिल्ड होता है? क्योंकि मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है, ऐसा सब्सटेंस है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, राइट। सो इसलिए मर्क्यूरी यूज़ किया जाता है। और इसको ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर मर्क्यूरी फिल्ड होता है, और यहाँ पर एक छोटा सा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है रेड कलर का। यू कैन सी इन योर थर्मोमीटर, घर पे जो थर्मोमीटर अवेलेबल है, यू कैन सी दैट। इसको बोलते हैं किंक। जो ये रेड कलर का छोटा, ये पूरा ग्लास की बनी हुई बॉडी है, आगे बल्ब है, बल्ब के अंदर मर्क्यूरी फिल्ड होता है, राइट। बल्ब के अंदर मर्क्यूरी होता है, और फिर जैसे ही हम इसको जिस बॉडी पर लगाते हैं, जैसे हमने अपने माउथ में लगाया या अपनी आर्म पिट पर लगाया, तो क्या होता है? हीट की वजह से मर्क्यूरी एक्सपैंड होता है और फिर ये आगे की तरफ जाता है, ठीक है। और जितना टेम्परेचर होता है ये वहाँ जाके रुक जाता है, एंड देन वी मेजर इट। जो हमारे मार्किंग्स बने हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट मार्किंग्स वी कैलकुलेट द टेम्परेचर। तो किंक का क्या फ़ायदा होता है? किंक का फ़ायदा ये होता है कि जब हम अपने माउथ में लगाते हैं थर्मोमीटर या आर्मपिट पे लगाते हैं, तो क्या होता है? हम इसको ऐसे बाहर लेकर आते हैं, तो या तो मर्क्यूरी, क्योंकि टेम्परेचर बाहर का और बॉडी का टेम्परेचर दोनों अलग अलग हैं, दोनों में डिफरेंस है, तो कभी ऐसा ना हो कि बाहर आने के बाद थर्मोमीटर का टेम्परेचर चेंज हो जाए, राइट। या तो टेम्परेचर कम हो जाए या कम टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए। तो क्या होता है कि किंक क्या करता है? जो मर्क्यूरी आगे आ गया उसको वापस लाने के लिए रोक देता है, राइट। तो टेम्परेचर डाउन नहीं जाता है। जो जितना अभी मेजर हुआ है, सपोज मुझे फीवर है, मैंने अपने माउथ में इसको थर्मोमीटर को
लगाया। अब मैंने इसको एटलीस्ट 1 मिनट तक तो रखना ही होता है, 1 मिनट के ऊपर भी होता है। इसमें बीप साउंड, इसमें नहीं आता बीप साउंड, जो अब डिजिटल थर्मोमीटर्स हैं उसमें बीप साउंड आ जाता है। देन यू विल कम टू नो एंड यू टेक आउट द थर्मोमीटर एंड देन यू कैन मेजर द रीडिंग। अब इसमें क्या होता है कि आपको 1 मिनट के बाद आप जब उसको निकालोगे तो निकाल के जब आप टेम्परेचर देखोगे, हो सकता है उतनी देर में टेम्परेचर अगर किंक नहीं होता तो ये रेड से कलर का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर थर्मोमीटर में होता है, इस पॉइंट पर होता है। सो ये क्या करता है, मर्क्यूरी को वापस नहीं जाने देता, वापस बल्ब में नहीं आती मर्क्यूरी। तो जो एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है वो नोट डाउन हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक एब्सेंट होता है, क्यों? क्योंकि उसको हम वर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है। सो ये थर्मोमीटर के बारे में है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर में कितनी मार्किंग होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, और फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोनों तरीके के टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर अवेलेबल है। अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस की तो हम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक इसमें मार्किंग होती है, एंड इन फ़ारेनहाइट 94 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि इससे ज़्यादा ह्यूमन टेम्परेचर नहीं होता। सो मर्क्यूरी जो है, एक्चुअली मर्क्यूरी इन द ग्लास थर्मोमीटर इज़ वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि अगर ये टूट जाता है, मुंह में हम यूज़ करें टूट जाता है, सो मर्क्यूरी इज़ वेरी टॉक्सिक का मतलब बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। इनफैक्ट अगर गलती से ये अंदर चली जाए तो इंसान मर सकता है, ठीक है। तो थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी यूज़ की जाती है ये थोड़ा हेल्थ पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं है। तो अब आजकल जो थर्मोमीटर्स आ रहे हैं उसमें एल्कोहल का यूज़ हो रहा है, राइट। सो हैंडलिंग दीज काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर, तो हमें बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जब हम ग्लास थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। तो अब क्या आ रहे हैं, मर्क्यूरी की जगह इनके अंदर एल्कोहल फिल्ड होता है। तो जब एल्कोहल थर्मोमीटर ब्रेक डाउन होता है, किसी वजह से टूट गया, कुछ हो गया, तो क्या होता है कि एल्कोहल इवेपोराइज हो जाता है, वो वेपोराइज हो जाता है, ठीक है। सो मर्क्यूरी थर्मोमीटर द फंक्शन इज सिमिलर वे, बट अनलाइक मर्क्यूरी थर्मोमीटर द कंटेंट्स ऑफ एल्कोहल थर्मोमीटर आर लेस टॉक्सिक एंड इवेपोरेट फेयरली क्विकली, बहुत जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। सो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी सेम एल्कोहल या फिर मर्क्यूरी फिल्ड होता है, इसको हम वर्टिकल यूज़ करते हैं। सो इसमें टेम्परेचर होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। वाई माइनस? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे -10 जो है, -10 डिग्री सेल्सियस से वो मेजर कर सकता है टिल 110 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि 110 डिग्री सेल्सियस क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजरमेंट किया जा सकता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। सो इट इज़ लाइक अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, और इसमें भी मर्क्यूरी और एल्कोहल का यूज़ होता है, और ये भी एक्सपैंड करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर मिलता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होता है, मर्क्यूरी और एल्कोहल दोनों एक्सपैंड होते हैं और हमें रीडिंग्स देते हैं, यानी हमें पता चलता है कि कितना टेम्परेचर है। और किंक एब्सेंट होता है इसमें, क्यों? क्योंकि वी आर यूजिंग vertically. So other types of thermometer includes resistance thermometer, reversing thermometer and liquid crystal thermometer, about which you will learn in the higher classes. तो इस तरीके के थर्मोमीटर भी होते हैं, इनके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, बट इसके अलावा रिवर्सिंग, रेजिस्टेंस एंड लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर्स भी होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू यूज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर बहुत ही डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि कांच का बना हुआ है, तो कांच का बना हुआ है, कभी भी टूट सकता है, और अगर मर्क्यूरी से फिल्ड है तो और डेंजरस है। तो हमें इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें, अगर जब भी हम थर्मोमीटर यूज़ करें, सो वी नीड टू गिव अ लिटिल जर्क टू इट, लाइक थोड़ा सा
ऐसे शेक करना पड़ता है, थोड़ा सा शेक करेंगे तो क्योंकि किंक प्रेजेंट है क्लिनिकल थर्मोमीटर में, तो किंक की वजह से क्या होता है, मर्करी और अल्कोहल वापस नहीं आ पाते हैं। तो अगर हम ऐसे जर्क देंगे, इसको थोड़ा शेक करेंगे तो क्या होगा, वो थर्मो लेवल जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा मर्करी का और अल्कोहल का, और फिर हम फ्रेश मेजरमेंट ले सकते हैं जिसका टेम्परेचर हमें लेना है। नेक्स्ट, हमें कभी भी थर्मोमीटर को बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, आगे वाले पॉइंट से नहीं पकड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे हैंड में जो हीट है, हमारे हाथ गर्म होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है कि हमेशा अपने सामने, आंखों के बिल्कुल सामने ऐसे रखकर हमें चेक करना चाहिए, टेढ़ा होके, ऐसे लेफ्ट राइट टर्न होके, इस तरह से हमें मेजरमेंट नहीं लेना चाहिए क्योंकि रीडिंग्स में चेंज आ सकता है, राइट। सो ये हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। ये हमारे थर्मोमीटर को हमें कैसे यूज़ करना है, प्रिकॉशंस अब डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सबसे पहले जब भी हम थर्मोमीटर यूज़ करें, कोई भी क्लिनिकल या लेबॉरेटरी, उसको हमें क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन से वॉश कर लेना चाहिए ताकि कोई जर्म्स ना हो, राइट। इफ़ यू आर यूजिंग इन आवर माउथ, सपोज मुझे कोई इन्फेक्शन हुआ है तो मेरे माउथ से अगर थर्मोमीटर को मैं एंटीसेप्टिक लोशन से वॉश नहीं करूँगी तो क्या होगा, कोई और इसको यूज़ करेगा तो वो जर्म्स वहाँ एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़ में भी यूज़ करते हैं हम थर्मोमीटर, सभी डिजीज़ में यूज़ करते हैं, तो हमें एंटीसेप्टिक लोशन से वॉश करना चाहिए। सेकेंड, हमें कभी भी बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे हीट के लेवल से मर्करी और अल्कोहल का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन, क्योंकि थर्मोमीटर एक्सपेंशन पे ही वर्क करता है, टेम्परेचर से रीडिंग क्या होती है, बढ़ती है। सो वी शुड नॉट होल्ड इट फ्रॉम द बल्ब। और थर्ड है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी इंसर्टेड वर्टिकली इन द ऑब्जेक्ट whose temperature reading is to be taken। तो ऐसे वर्टिकली हमें उसके अंदर डालना होता है, जिस भी सब्सटेंस का हमें मेजरमेंट या टेम्परेचर मेजर करना होता है। और इसमें क्लिंक क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली वर्क करता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि वापस से अल्कोहल नीचे आ जाएगा या मर्क्यूरी नीचे आ जाएगा। सो इसलिए किंक प्रेजेंट नहीं होता है। आजकल डिजिटल थर्मोमीटर सबके घर में है। डिजिटल थर्मोमीटर सेफ़ हैं यूज़ करना। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रेकेज का, अगर गिर जाता है तो ब्रेकेज की प्रॉब्लम नहीं होती है, और आगे से भी ये प्रॉपरली कवर्ड रहता है। तो डिजिटल थर्मोमीटर आजकल हम ज़्यादा देखते हैं घरों में। So visit your physics lab and study the use of laboratory and clinic thermometer and record the difference। आपके नॉर्मल तो क्लिनिकल थर्मोमीटर तो घर पे भी है, बट आप लेबॉरेटरी में जाकर जो अपनी लैब है उसमें जाकर आप लेबॉरेटरी थर्मोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर, राइट। सो द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मेजर्ड विद द थर्मोमीटर इज रिलेटेड विद द हीट कंटेंट ऑफ इट, राइट। सो जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा, राइट। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे हीट। हमें पता चल गया that heat is a type of energy, it is a form of energy rather। और heat क्या करती है? heat की वजह से ही टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, राइट। सो अब हीट क्या होती है? विंटर सीजन में पीपल यूज रूम हीटर्स टू स्टे वार्म। बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो क्या करते हैं हम? रूम हीटर यूज़ करते हैं। रूम हीटर क्या करते हैं? हमारे रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे रूम के अंदर जो एयर होती है उसको गर्म कर देते हैं, और रूम का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। सो द फीलिंग ऑफ वार्मथ इज प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज हीट, राइट। सो गर्मी किससे मिलती है? हीट से मिलती है। हीट सर्व एज एन ऑल्टरनेटिव टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर मैं अपना टेम्परेचर चेक कर रही हूँ तो इसका मतलब हीट इज प्रेजेंट इन माय बॉडी, राइट। और उसी की वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। अगर हीट ज़्यादा हो जाती है हमारी बॉडी में तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। सो किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो हीट स्टोर्ड होती है
यानी वार्मथ जो स्टोर्ड होती है उसको हम हीट बोलते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस. सो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनर्जी नेवर बी डिस्ट्रॉयड, राइट. तो ना तो ये डिस्ट्रॉय हो सकती है, ना ही इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, बट इट चेंजेस इट्स फॉर्म्स, ये अपनी फॉर्म को चेंज करती है और हीट फ्लो होती रहती है, हीट फ्लो होती है. और हीट हमेशा दो, लाइक ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ये दो बॉडी है, इनमें इनकी इन दोनों सब्सटेंसेस में टेम्परेचर डिफरेंस होना ज़रूरी है. लेट्स से इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और इसका 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कंपैरेटिवली बॉडी ए के क्या है, ये कूलर है. So by applying heat, you can impart additional internal energy to a substance. For instance, when using a bicycle pump, the air inside warms up, it gets compressed with each push of handle. जब हम साइकिल में टायर्स में क्या करते हैं, पंप यूज़ करते हैं और पंप यूज़ करके हम टायर्स में हवा फिल करते हैं. तो जैसे ही हम पंपिंग करते हैं तो क्या होता है, वो अंदर जो एयर होती है वो वार्म होती जाती है. वार्म होने की वजह से क्या होता है, वो कंप्रेस्ड होती जाती है. एंड द वर्क डन इज कंप्रेसिंग द एयर प्रोवाइड्स इट मोर एनर्जी कॉजिंग द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्ट. और हमने ये पढ़ा है कि जब भी, अब जैसे हवा की बात करें, हवा अगर गर्म होती जाती है तो वो कहाँ, वो ऊपर उड़ती जाती है. क्यों ऊपर की डायरेक्शन में क्यों जाती है, बिकॉज वो हल्की हो जाती है, राइट. कंपैरेटिवली कूल एयर के जो वार्म एयर होती है वो हल्की होती है, तो वार्म एयर ऊपर की डायरेक्शन में मूव करती है और उसकी जगह नीचे कूल एयर ले लेती है, ठीक है. सो द वर्क डन इज कंप्रेसिंग द एयर प्रोवाइड्स इट मोर एनर्जी कॉजिंग द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर एंड जनरेटिंग हीट. तो अब क्या होता है, जो एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने अरेंजमेंट्स पढ़ा था अपनी क्लास 5 क्लास 6 में, अरेंजमेंट पीएफ पढ़ा है. हर चीज़ किससे मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी है. तो एटम यानी मॉलिक्यूल्स. सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. जैसे ये कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली अरेंज्ड होते हैं, बहुत क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, इनको मूव करने की जगह नहीं मिलती है. सिमिलरली अगर हम लिक्विड की बात करें, लेट्स से ये कंटेनर है जिसमें यहाँ तक पानी या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो दूर दूर होंगे, वो इधर उधर बहुत आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं. और यही अगर हम एयर की बात करें तो एयर में तो बहुत दूर दूर होते हैं. सो ये बहुत फ्री होते हैं, बहुत ज़्यादा गैप होता है इनमें, बहुत फ्री होते हैं, तो ये इधर उधर बहुत इजीली मूव कर लेते हैं, राइट. तो क्या होता है कि हम क्या फिल कर रहे हैं, हवा फिल कर रहे हैं टायर में. तो जैसे ही हम पंपिंग मशीन से करते हैं तो उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है, हीट जनरेट होती है, और क्या होता है, मॉलिक्यूल्स तेज़ी से इधर उधर मूव करने लगते हैं. तो एयर क्या होती है, कंप्रेस्ड हो जाती है एंड हमारे टायर्स में हवा भर जाती है कंप्रेस्ड फॉर्म में, राइट. सो हीट ऑलवेज फ्लोज व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज. हीट का फ्लो होता है, हीट का फ्लो हमेशा दो बॉडीज में होगा और टेम्परेचर डिफरेंस होना ज़रूरी है. लेट्स से अगर ये दोनों बॉडी 50 डिग्री सेल्सियस पर रखी हुई है तो यहाँ पर हीट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है. सो टेम्परेचर डिफरेंस होना ज़रूरी है और हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की साइड में फ्लो करती है. तो यहाँ पर दिखाया हुआ भी है क्योंकि ये 50 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये हायर टेम्परेचर है इसका, और यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट का फ्लो इस साइड होगा, फ्रॉम हायर बॉडी टू lower body. So heat works on the same principle that it gives out heat which flows to the corner of room which are at lower temperature. So winter में हम जब क्या करते हैं, विंटर में बाहर बहुत ठंड होती है, तो ठंड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम अपने रूम्स में हीटर्स लगाते हैं. तो हीटर्स का काम क्या होता है, हीटर्स आप ऑन करते हैं तो हीटर से जो हीट मिलती है, जो एयर हमारे रूम में प्रेजेंट होती है, एयर में एटम्स होते हैं यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हीट मिलने से गर्म हो जाते हैं और गर्म हवा क्या करती है, कमरे में ऊपर की तरफ जाएगी और उसकी जगह नीचे ठंडी हवा ले लेती है, राइट. क्योंकि ठंडी हवा हैवी होती है, डेंस होती है एज कंपेयर टू दी
वार्म एयर, राइट। सो हीट, जो ठंडी हवा है वो नीचे आ गई, गर्म हवा ऊपर चली गई, फिर वो हवा गर्म हो गई, फिर वो ऊपर चली गई, फिर जो ठंडी हवा है फिर नीचे आ गई, और धीरे 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 विदिन 10 मिनट्स 15 मिनट्स क्या होगा, आपका रूम कैसे होगा, वार्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती जाएगी और ठंडी हवा नीचे आती जाएगी। सो धीरे धीरे आपके रूम की सारी हवा जो है, जो प्रेजेंट है रूम में, वो हो जाएगी गर्म और आपके रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो room becomes constant. So this property of heat suggests that heat flow take place till the time the difference in temperature, और ये कब तक होता रहेगा, ये तब तक होता रहेगा जब तक पूरे रूम की हवा गर्म नहीं हो जाती, यानी फ्लो ऑफ हीट तब तक होगा जब तक टेम्परेचर दोनों बॉडीज का सेम नहीं हो जाता। जब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो टेम्परेचर या फ्लो होना यानी हीट फ्लो होना रुक जाएगी, ठीक है। सो conventionally when heat flows out the body its temperature decreases, and when the body gains the heat its temperature increases। तो जिस बॉडी से टेम्परेचर निकल रहा है वो क्या होती जा रही है, वो धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है, और जिस बॉडी पे टेम्परेचर जा रहा है वो क्या होती जा रही है, वो टेम्परेचर गेन कर रही है, राइट। सो एक बॉडी टेम्परेचर गेन कर रही है, एक बॉडी अपना टेम्परेचर लूज कर रही है। सो एक म्यूचुअल पॉइंट पे आकर जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट फ्लो रुक जाएगा। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स मूवमेंट, सो दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स साइंस का एक पार्ट है जो हीट के ऊपर स्टडी करता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और है एक्टिविटी टाइम। जैसे आपने एक ग्लास लिया, आप कोई भी ले लो, सपोज आपने ग्लास का लिया, कांच का ग्लास लिया या फिर स्टील का, कोई भी ग्लास आप लो, उसके अंदर आप गर्म पानी फिल करो और उसके अंदर एक स्पून किसी भी मेटल का आप उसमें रख दो, राइट। सो लीव इट फॉर लेट्स से 5 मिनट्स और 10 मिनट्स। सो आफ्टर सम टाइम व्हेन यू टच द स्पून तो आपको क्या लगेगा, स्पून एकदम गर्म हो गई है, राइट। और फिर इस स्पून से जो हीट है वो आपके हैंड में ट्रांसफर होगी, देन यू विल कम टू नो कि स्पून गर्म है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हीट का फ्लो कहाँ हुआ, वाटर से स्पून में हुआ और स्पून से आपके हैंड में हुआ। तो क्या होता है, हीट हमेशा हायर टू लोअर बॉडी की तरफ मूव करती है। When you fill hot water in a plastic bottle, the bottle gets deformed। अगर हमने गरम गरम पानी एक प्लास्टिक की बॉटल में भर दिया है तो क्या होगा, बॉटल कैसी हो जाएगी, डीफॉर्म हो जाएगी। क्यों हो जाती है, क्योंकि हीट गिवन आउट बाय वाटर to the plastic bottle which leads to abrupt expansion of plastic eventually deforming its shape। तो क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो वो एक्सपैंड होती है, हमेशा एक्सपेंशन होता है। अगर किसी भी सब्सटेंस को हीट मिलती है तो क्या होता है, एक्सपेंशन होता है और प्लास्टिक डीफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ हीट, तो 3 तरीके से हीट ट्रांसफर होती है। हमने ये पढ़ लिया कि हीट हमेशा हायर बॉडी टू लोअर बॉडी ट्रांसफर होती है, लेकिन क्या मेथड्स हैं, कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन 3 मीडियम से हीट ट्रैवल करती है लोअर बॉडी की तरफ, राइट। हायर बॉडी टू लोअर बॉडी जो हीट का मूवमेंट होता है वो 3 तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट इज कंडक्शन? सो चिल्ड्रन, फर्स्ट मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इट इज कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जो हमने अभी देखा था, एक ग्लास में हमने गर्म पानी रखा था, उसमें स्पून रख दिया और थोड़ी देर बाद जब हम स्पून को छूते हैं तो क्या होता है, स्पून भी गर्म हो जाती है। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये कंडक्शन की वजह से हुआ। फर्स्ट थिंग, कंडक्शन हमेशा सॉलिड में होता है, हमेशा कंडक्शन सॉलिड में होता है, लिक्विड और गैसेस में
नहीं होता है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे आप मम्मा ने आपको हॉट मिल्क दिया, हॉट चॉकलेट मिल्क दिया, उन्होंने आपको एक कप में दिया, तो आपको मम्मा देखे गई कि आप इसको पी लो, राइट। सो आपने हॉट चॉकलेट मिल्क मम्मा रखे गई टेबल पे, आपने जैसे ही कप को टच किया तो यू फेल्ट गर्म है मम्मा, ये तो गर्म है। तो क्या हुआ, गर्म दूध की वजह से कप भी गर्म हुआ, और फिर ये जो हीट है इसकी वजह से कप गर्म हुआ, और फिर जब आपने उस कप को छुआ, क्योंकि स्किन हमारा सेंसरी ऑर्गन है, और हमने जब इसको छुआ तो वो हीट हमारे अंदर ट्रांसफ़र हुई और हमने ये पता चला कि ये चीज़ गर्म है, राइट। क्योंकि हमारे हैंड का जो टेम्परेचर था वो कंपैरेटिवली मिल्क कप के कम था, तो हीट हमेशा हायर टू लोअर बॉडी ट्रांसफ़र होती है, और हमने एकदम अपना हाथ हटा लिया, राइट, ये मम्मा गर्म है, राइट। तो ये होता है कंडक्शन। इसमें दो सब्सटेंसेस का फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है, राइट। जब आप छुओगे, जैसे कप के अंदर दूध है तो गर्म है, और फिर जब हमने हाथ से कप को पकड़ने के बाद वो हीट हमारे हैंड में ट्रांसफ़र हुई। सो दिस इज कंडक्शन, और ये इस मेथड से सिर्फ सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होता है, या सॉलिड में कंडक्शन मेथड एप्लीकेबल होता है। एक और एग्जाम्पल है, आपने एक कैंडल लिया, कैंडल को जलाया, यू हैव टेकन अ स्टील स्पून, उसमें आपने थोड़ा सा इतना सा पानी उसमें रखा, एंड यू केप्ट अ स्टील स्पून ऑन द फ्लेम, राइट, एंड यू आर होल्डिंग इट। आपने स्टील स्पून को पकड़ा हुआ है जो बिल्कुल ठंडी है, अब आपने उसको कैंडल के ऊपर रखा। अब आप थोड़ी देर जब उसको इसी फ्लेम के ऊपर रखोगे, सो लेट्स से 5 मिनट्स, 7 मिनट्स और मे बी 10 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन द फ्लेम ऑफ द कैंडल, आपको धीरे धीरे क्या लगेगा कि आपकी स्पून जो है वो गर्म हो रही है। सो आप देखो, जबकि ये पार्ट, ये जो हैंडल है, इसके नीचे कोई फ्लेम नहीं है, राइट, कोई फ्लेम नहीं है, इसको कहीं से हीट नहीं मिल रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि जब फ्लेम में ये पोर्शन, अगर स्पून का ये पोर्शन इसके नीचे फ्लेम है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्योंकि ये सॉलिड है, इसमें एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड है, तो एटम्स क्या हो रहे हैं, एटम्स गर्म हो रहे हैं, राइट। और एटम्स गर्म होने के बाद क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और एक दूसरे से कोलाइड होते हैं। तो जब ये कोलाइड होंगे, एक जगह वाइब्रेट होंगे, हीट की वजह से क्या होता है, ये अपने साथ वाले मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे। सो अब एनर्जी कहाँ पहुँच गई, सेकेंड मॉलिक्यूल पे। आई विल ड्रॉ फॉर यू, देन यू विल कम टू नो। लेट्स से यहाँ पर छोटे छोटे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत टाइटली पैक्ड है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही फ्लेम से हीट मिल रही है, तो सपोज सबसे पहला वाला एटम वो गर्म हुआ, गर्म होके वो शेक हुआ, शेक होने के बाद उसने अपनी एनर्जी किसको दे दी, साथ वाले मॉलिक्यूल को। अब साथ वाला मॉलिक्यूल गर्म हो गया, गर्म होके वो भी वाइब्रेट करने लगा, वाइब्रेट होने के बाद उसने अपनी एनर्जी नेक्स्ट को दे दी, नेक्स्ट ने ऐसे गर्म होकर थर्ड को दे दी, फोर्थ को दे दी, और ऐसे 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 करते करते ये एनर्जी लास्ट मॉलिक्यूल तक पहुंच गई, और इस वजह से स्पून का लास्ट एंड वो भी गर्म हो गया। सो दिस मेथड इज कंडक्शन, राइट। सो द अबव एक्टिविटी हेल्प्स टू कंक्लूड दैट हीट मूव्स विद इन द कंडक्टर्स, राइट। सो कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो हीट को फ्लो होने देते हैं अपने अंदर से, राइट। सो मेनली ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हीट के कंडक्टर्स होते हैं। सो दे ट्रैवल फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड। अब अगर यही स्पून वुड की हो तो वुड कोई कंडक्टर है, वुड इज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर इज अ सब्सटेंस that does not allow heat to pass through it, right, कि वो substances जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते हैं उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो वुड जो है वो इंसुलेटर है, वुड, रबर, प्लास्टिक, ये सब इंसुलेटर्स हैं। और इस वजह से क्या होता है, अगर ये स्पून वुड की होती तो ये गर्म नहीं होती, राइट, ये गर्म नहीं होगी, बट क्योंकि ये मेटल की बनी हुई है इसलिए ये गर्म हो गई।
सो नेक्स्ट टेक अ वुडन स्पून एज आई टोल्ड यू, और उसकी जगह अगर हम वुडन स्पून को ऊपर रखेंगे तो ये गर्म नहीं होगा. सो वुड इज अ insulator. So this is generally attributed to the fact that atoms or molecules in insulators do not acquire sufficient energy to vibrate in the manner. जैसे हमने मेटल्स में देखा था, क्या था, एटम्स शेक कर रहे थे, वाइब्रेट हो रहे थे, बट वुड में नहीं होते, क्योंकि वुड क्या है, अपने अंदर से हीट एनर्जी को पास नहीं होने दे रहा. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एटम्स गर्म नहीं हो रहे हैं. एटम्स गर्म नहीं हो रहे हैं तो गर्म नहीं होंगे तो वाइब्रेट नहीं होंगे, वाइब्रेट नहीं होंगे तो एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे, राइट. तो ये नहीं हो पा रहा है. तो वुड क्या है, वुड, रबर, प्लास्टिक, ये सब कंडक्टर्स होते हैं. सो हीट इज नॉट ट्रांसफर्ड बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस, राइट. सो एक्टिविटी में क्या करना है, आपको 5 इंसुलेटर्स और 5 कंडक्टर्स रखने हैं. सो इंसुलेटर्स आप जैसे रबर है, प्लास्टिक है, और वुड है, स्टोन है, ग्लास है, नॉट ग्लास, सो स्टोन है, और भी चीज़ें हैं जिसको आप कंडक्टर्स बना सकते हो. सिमिलरली जो इंसुलेटर्स होते हैं लाइक डिफरेंट मेटल्स, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, स्टील, बहुत सारे क्या हैं हमारे कंडक्टर्स हैं. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. अभी हमने इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स पढ़ा, तो हमने क्यों पढ़ा, अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं, कहाँ यूज़ होती है ये. जैसे कि सबसे पहले होता है कुकिंग यूटेंसिल्स. खाना हम किस पर बनाते हैं, खाना हम बनाते हैं गैस स्टोव पर. और खाना बनता कैसे है, खाना बनता है बिकॉज ऑफ द हीट. जो गैस स्टोव से हीट निकलती है, उस हीट से, उस गर्मी से क्या होता है, कुकिंग पॉसिबल हो पाती है. अब खाना डायरेक्ट गैस स्टोव पे तो नहीं रखा जाएगा, वी नीड सम यूटेंसिल्स इन विच वी कैन कुक द फूड, राइट. तो अब वो यूटेंसिल्स ऐसा तो नहीं कि हम वुड के बना देंगे या हम किसी भी स्टोन के बना देंगे, तो क्या होगा, खाना कभी बनेगा ही नहीं. क्यों, क्योंकि वो इंसुलेटर्स हैं. तो हमें यूटेंसिल्स बनाने पड़ते हैं कंडक्टर्स के, जो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करें, राइट. सॉलिड में कंडक्शन मेथड के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है, तो कंडक्टर्स बनाने पड़ते हैं. सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सच यूटेंसिल्स गेट हीटेड क्विकली, जिससे वो जल्दी जल्दी गर्म हो जाएं और खाना जल्दी बन जाए और हमारा टाइम भी सेव हो. सो दैट कॉपर, ब्रास, स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल्स हैं, और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. अब बेसेस जो होते हैं, आयरन का जो बेस होता है, जब हम आयरन करते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं, सो आयरन में क्या होता है, आयरन के नीचे बेस होता है. सो जब हम स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन का, सो व्हाट हैपेंस, इट गेट्स हीटेड. तो जो नीचे का बेस होता है वो हीट अप हो जाता है, और हीट की वजह से हम अपने क्लोथ्स की आयरनिंग कर पाते हैं, राइट. Next is the handles of the kettle and utensils are made up of insulators such as wood, plastic और ebonite. So हमें हैंडल जो हमेशा यूटेंसिल्स के होते हैं वो इंसुलेटर्स के बने हुए होते हैं. वाई, ताकि हम यूटेंसिल्स को अच्छे से होल्ड कर पाए. अगर खाना बन रहा है तो हमें बीच बीच में खाना देखना भी तो पड़ता है, वरना खाना जल जाता है. सो वी नीड हैंडल्स ऑल्सो. अगर हैंडल्स भी कंडक्टर्स के बने होंगे तो क्या होगा, कंडक्टर्स है तो गर्म हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हैंडल्स की ज़रूरत ही नहीं बची. जो हम हैंडल्स जो है वो इंसुलेटर्स के बनाते हैं, प्लास्टिक के, वुड के और इबोनाइट के. सो अभी आजकल स्पैचुलास आने लगे हैं, वुडन के स्पैचुलास आते हैं, तो उससे हम कुकिंग करते हैं तो वो गर्म नहीं होती है, राइट. वूलन क्लोथ्स आर बैड कंडक्टर्स, यानी कि वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, वो हीट को आगे नहीं मतलब रिलीज़ नहीं करते हैं, ट्रांसफ़र नहीं करते हैं. इसीलिए हम विंटर्स में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर लूज ना हो. सो दे आर बैड कंडक्टर्स. नेक्स्ट इज बिल्डिंग मटीरियल लाइक ब्रिक, जो ईंटें होती हैं, एस्बेस्टॉस, मड एंड ग्रास आर इंसुलेटर्स ऑफ हीट. ये हीट को पास नहीं होने देते हैं अपने अंदर से. दे डू नॉट परमिट हीट और कोल्ड टू पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द ब्रिक. दे कीप द हाउसेज वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. तो बाहर की गर्मी भी तो नहीं आने देंगे. विंटर्स में क्या होगा, अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाएगी
और समर्स में क्या होगा, बाहर की गर्मी अंदर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो हीट को पास नहीं होने दे रहे हैं, ना अंदर से आने दे रहे हैं और ना ही अंदर से बाहर आने दे रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज हेयर एंड फर ऑफ एनिमल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। नेक्स्ट इज व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स। इनफ्लेमेबल मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बहुत सारे इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं। तो पेट्रोल्स आर कवर्ड और कोटेड विद इंसुलेटर्स, अदरवाइज द पेट्रोल गेट हीटेड अप एंड कैच फायर। सो ये हमने कुछ यूजेस देखे हैं इंसुलेटर्स के। नेक्स्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस में होता है, ये सॉलिड में नहीं होता। जैसे कंडक्शन लिक्विड और गैसेस में नहीं होता, सिमिलरली कन्वेक्शन क्या होता है, सॉलिड में कन्वेक्शन नहीं होता। जो कन्वेक्शन है वो लिक्विड और गैसेस में ही होता है। अब इसमें क्या होता है, लेट्स से आपने एक यूटेंसिल, एक पैन रखा जिसके अंदर पानी है, आपने उसको गैस बर्नर के ऊपर रखा, तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी कुछ टाइम बाद, कुछ सेकंड्स के बाद गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। यू विल फाइंड लिटिल बबल्स ऑन द सरफेस, राइट। छोटे छोटे बबल्स आपको दिखने लगेंगे, वाटर गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और एक पॉइंट पे आकर मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो ये कैसे होता है, पानी यहाँ पर है और ये फिर बॉयल होना शुरू हुआ, कैसे? इसमें वी ऑल नो कि लिक्विड और गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के पास स्पेस होती है मूव करने के लिए, राइट। वो बहुत क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। तो अब क्या हुआ, जब गर्म हुआ, नीचे से जो बर्तन का सरफेस है वो गर्म हुआ, जो गर्म होने के बाद जो नीचे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे वो गर्म होने शुरू हुए। गर्म होने के बाद क्या हुए, वो हल्के हो गए, हल्के होने से वो ऊपर आ गए। अब नीचे जो जगह खाली हुई वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स ठंडे थे, जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स थे, वो नीचे आ गए। अब धीरे धीरे उस पर भी हीट लगी और वो भी गर्म हो गए, गर्म होके ऊपर गए, ऊपर होके नीचे उनकी जगह ठंडे आ गए। सो धीरे 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 जब सारे मॉलिक्यूल्स गर्म हो गए और गर्म होने के बाद पूरा का पूरा पानी गर्म हो गया। सो दिस इज convection, right? This is convection. So as the water in the vessel is heated, the molecules at the bottom of water become hot and ascend, ऊपर जाएंगे और उसकी जगह unheated water molecules या ठंडे जो होते हैं वो नीचे आ जाएंगे। ऊपर के जो ठंडे हैं, जब गर्म ने ऊपर की जगह ले ली तो ऊपर जो ठंडे मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने नीचे गर्म वालों की जगह ले ली, राइट। तो ये क्या होता है, ठंडे नीचे आए और नीचे से गर्म ऊपर गए, ठंडे नीचे आए, नीचे से गर्म ऊपर गए और धीरे धीरे करके पानी बॉयल हो गया, राइट। और अब गैसेस में भी कन्वेक्शन इम्प्लीमेंट होता है। ये उसका एक्सपेरिमेंट है। आप एक कैंडल को लाइट करो और आप अपना एक हैंड ऐसे रखो, एक हैंड ऊपर रखो, तो क्या होगा, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स यू विल फील कि आपको कहाँ ज़्यादा गर्मी फील होगी, कौन से हैंड पे, इस हैंड पे या इस हैंड पे, राइट। सो आई विल टेल यू, इस हैंड पे आपको गर्म लगेगा और आप एकदम अपना हाथ कैंडल के ऊपर से हटा लोगे, राइट। जितना आप टॉलरेट कर पाओगे, बट वो कंटिन्यूसली गर्म हो रहा है और एक टाइम आएगा जब आप अपना हैंड कैंडल से हटा लोगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस फ्लेम की वजह से तो जो एयर यहाँ प्रेजेंट है वो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। गर्म होके कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, और उसकी जगह ठंडे आ रहे हैं। फिर वो गर्म होंगे, फिर वो ऊपर जाएंगे। तो क्या होता है, हमारा हाथ ऊपर है तो वो मॉलिक्यूल्स की हीट हमें मिलती है। और एक बार जब काफ़ी सारी एयर इस तरफ गर्म हो जाएगी तो अचानक से हमारे हाथ पे क्या होगा, ज़्यादा गर्माहट फील होने लगेगी और हमें लगेगा जैसे हाथ जल रहा है और हम हटा लेंगे, राइट। सो कन्वेक्शन एयर्स में और लिक्विड्स में दोनों में होता है और इसका एग्जाम्पल है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, राइट। ये नेचुरल फिनोमेना है, दिस इज द नेचुरल फिनोमेना। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज हमने क्लास 5, क्लास 6 में भी पढ़ा है। अगेन वी आर डिस्कसिंग द सेम थिंग इन शॉर्ट, राइट। तो क्या होता है, अगर हम बात करते हैं सी ब्रीज की, तो सी ब्रीज का मतलब
पानी ठंडा है। एंड वी ऑल नो कि जो मिट्टी है वो गर्म होने में जितना जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है, बट पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सी ब्रीज, तो सी ब्रीज में क्या होता है, ब्रीज का मतलब ठंडी हवा होती है, तो यानी सी से ठंडी हवा आ रही है। सी से ठंडी हवा कब आएगी, जब पानी ठंडा होगा। दिन में मॉर्निंग में रात भर पानी, क्योंकि सन नहीं होता है, पहले हम लैंड ब्रीज डिस्कस करते हैं, राइट। लैंड ब्रीज का मतलब है कि ठंडी क्या है, ठंडा यानी सन नहीं है, सन एब्सेंट है, और लैंड ठंडी है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड ब्रीज, यानी लैंड से ब्रीज आ रही है, यानी लैंड ठंडी है, तभी ठंडी हवा आ रही है। अब ठंडी हवा कहाँ जाएगी, ठंडी हवा जाएगी सी की तरफ। सी क्योंकि पानी गर्म है, पूरा दिन पानी धूप में रहा, पानी जितना देर से गर्म होता है उतना ही देर से ठंडा भी होता है। तो अब क्या हुआ, ये जो गर्म हवा लैंड से जो ठंडी हवा है वो कहाँ जाएगी, सी की तरफ जाएगी। अब क्योंकि पानी गर्म है वो कहाँ जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, गर्म हवा ऊपर जाएगी और उसकी जगह लैंड से ठंडी हवा यहाँ आ जाएगी सी वाटर के ऊपर, राइट। सो लैंड ब्रीज क्या होता है कि लैंड से ठंडी हवा सी की साइड जाती है, सी में पानी गर्म होता है और सी से पानी के ऊपर की जो ऊपर की हवा होती है वो भी गर्म होती है, और ये वार्म एयर कहाँ जाती है, ऊपर, और लैंड से ठंडी हवा यहाँ ले लेती है। तो क्या होता है, अगर आप रात को सी शोर पर बैठे होगे तो आपको हवा जो सी शोर पर आएगी वो गर्म होगी, ठंडी नहीं होगी। और इसका रिवर्स होता है दिन में, राइट, सी ब्रीज में। जब आप दिन में धूप निकली हुई है, व्हाट आई टोल्ड यू कि वाटर टेक्स टाइम्स टू गेट हीटेड, तो पानी अभी क्या है, रात भर रहा, रात भर सन गायब हुआ, तो कहीं जाकर 3-4 बजे 5 बजे मॉर्निंग में 3 बजे 2 बजे इस टाइम पे पानी थोड़ा ठंडा होना शुरू होता है, ठंडा होता है। तो मॉर्निंग में क्या होता है, पानी ठंडा होता है। तो अगर आप मॉर्निंग में सी शोर पर बैठे तो वो उस टाइम आपको ठंडी हवा आएगी, राइट। सो 10 बजे 11 बजे तक भी 12 बजे तक भी आपको ठंडी हवा फील होगी सी शोर पर। अब केस लेते हैं सी ब्रीज का, तो सी से ठंडी हवा, क्योंकि पानी ठंडी है, ठंडा है, और क्या हुआ, सन अभी आया है तो पानी को टाइम लगेगा गर्म होने में, तो यहाँ पे हवा कैसी होगी, ठंडी होगी, और लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो लैंड से गर्म हवा सी की तरफ आएगी और सी से ठंडी होकर लैंड की तरफ जाती रहेगी। तो ये एक सर्कल बन जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सी ब्रीज। तो ये कन्वेक्शन मेथड है, राइट। सो इसका एक एग्जाम्पल और है हॉट एयर बलून्स। हॉट एयर बलून्स में क्या होता है, आग जलाते हैं, एक बर्नर होता है, गैस जलती है, और क्या होता है, यहाँ पे जो एयर होती है वो गर्म होती है, गर्म होने की वजह से ऊपर जाती है, और जो उसके ऊपर ये क्लॉथ बलून शेप का होता है ये फूल जाता है, और इसकी वजह से ये हवा में उड़ता है, क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर की साइड जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट फ्लोट्स इन एयर। सी ब्रीज फ्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम, the land gets heated up faster during the daytime and the air above the land becomes warm। तो लैंड के ऊपर की हवा जो है वो गर्म हो गई है and rises up, the cool air above the sea flows to fill the empty space created over the land by rising warm air, and this is causing sea breeze। अब कन्वेक्शन की एक एक्टिविटी और है, लिक्विड में आपने एक बर्नर लिया, उसके ऊपर एक बीकर रखा, उसमें पानी रखा, इसमें आपने सोडियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाल दिए, ये पिंक थोड़ा सा पर्पलिश कलर के होते हैं। सो जब आप में डालोगे तो पानी क्या होता है, धीरे धीरे पिंक हो जाएगा। अब आपने इसको बर्नर के ऊपर रखा है, बर्नर यानी पानी गर्म हो रहा है, तो कन्वेक्शन मेथड के थ्रू होता है। कन्वेक्शन मेथड क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स गर्म होते जाते हैं वो ऊपर जाते जाते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स पिंक हो गए हैं वो ऊपर की तरफ राइज करने लगेंगे। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स गर्म हो रहे हैं तभी ये पिंक कलर के
ऊपर की तरफ राइज करेंगे और एक टाइम आएगा जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो पूरा पिंक हो जाएगा, राइट. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन. नाउ the air which we breathe out is warmer and lighter. It moves up in the room to go out of the ventilators made near the ceiling. Fresh air comes through the window and doors. It is cool and takes place the exhaled air. अब नॉर्मली क्या होता है, जो हम ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद आउट जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हम एक्सेल करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, वो गर्म होती है अंदर से, राइट. गर्म होती है, गर्म हवा आती है, हम रूम में हैं तो क्या होगा, इसलिए रूम में जो वेंटिलेटर्स हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ वॉल में बनाए जाते हैं, राइट. सो उसमें क्या होता है, क्योंकि जो वार्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाने से वो वेंटिलेटर से बाहर निकल जाती है. सिमिलरली विंडोज़ रूम में नीचे की तरफ बनाई जाती हैं. विंडोज़ नीचे होने की वजह से क्या होता है, क्योंकि जो कूल एयर होती है वो विंडो से अंदर आती है, क्योंकि वो हैवी होती है और इस वजह से विंडोज़ नीचे होती है, वेंटिलेटर्स ऊपर बनाए जाते हैं ताकि रूम में टेम्परेचर मेंटेन रहे. In winter, hotels and other buildings are centrally heated on the principle of convection. तो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि रूम्स क्या होते हैं, सेंट्रली हीटेड होते हैं, वो भी सिमिलर मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं, विच इज कन्वेक्शन. लैंड एंड सी ब्रीजेज अराइज ड्यू टू दी कन्वेक्शन, क्योंकि कन्वेक्शन मेथड फॉलो होता है इन टर्म्स ऑफ गैस एंड लिक्विड. सॉलिड में कौन सा होता है, कंडक्शन, करेक्ट. नेक्स्ट इज रेडिएशन. रेडिएशन कहाँ होता है, रेडिएशन होता है जहाँ पर ना कोई मीडियम नहीं होता, ना तो लिक्विड है, ना ही गैस है और ना ही सॉलिड है, राइट. तो वहाँ पर कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है, so it is because of the radiation. So we have previously learned that heat transfer occurs through conduction in solids and through convection in liquid and gases. लेकिन जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वैक्यूम होता है, मतलब जहाँ पर कोई एयर नहीं है वो कौन सी कंडीशन है, वो वैक्यूम कंडीशन है. सो वैक्यूम में हीट ट्रांसफ़र होती है, यस होती है. कैसे होती है, लाइट एनर्जी चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी चेंज होती है हीट एनर्जी में और इसी को हम रेडिएशन बोलते हैं. सो वी ऑल आर अवेयर दैट सन सर्व्स एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एंड light energy on earth. So the light rays from the sun travels through space. और क्योंकि स्पेस में क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है, वी ऑल नो स्पेस में वैक्यूम है, एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ से क्या होती हैं, सन रेज नीचे आती हैं, एटमॉस्फेयर में आती हैं एंड बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस. तो क्या होता है कि अर्थ पे आने से पहले सन वैक्यूम से होकर, सनरेज वैक्यूम से होकर एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं. तो इसका मतलब वैक्यूम में भी हीट क्या होता है, सन किसका सोर्स है, हीट एंड लाइट का. तो जो सनरेज होती है वो वैक्यूम से होती हुई फिर फाइनली अर्थ सरफेस पर आती हैं. सो अपॉन एंटरिंग द एटमॉस्फेयर ओनली अ पोर्शन ऑफ दीज रेडिएशन इज एब्जॉर्ब और बाकी का क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है. रिफ्लेक्टिंग का मतलब बाउंस बैक, राइट. हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा है कि क्या होता है, लाइट रेज ट्रैवल करती हैं और बाउंस बैक हो जाती है. सो बाउंस बैक ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन, राइट. सो कुछ पार्ट लाइट का एब्जॉर्ब हो जाता है, हीट का एब्जॉर्ब हो जाता है अर्थ पर और बाकी जो पार्ट होता है वो जो लाइट रेज होती हैं वो बाउंस बैक कर जाती है. द अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंक्रीजिंग द अर्थ सरफेस टेम्परेचर एज वेल एज दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग. अब इसी वजह से एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, हमारी अर्थ में सन रेज का जो हीट है वो रह जाती है, कुछ परसेंट हीट ट्रैप हो जाती है और इसकी वजह से हमारे अर्थ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है. When you stand in front of a gas stove, an electric heater or a bonfire, you experience a sensation of warmth. This is the result of heat
reaching you through the process of radiation. In a different scenario, if there is no electricity in a classroom with 50 students, then what happens? Relatively warmer than classroom with 30 स्टूडेंट्स. 2 क्लासरूम है, स्कूल में लाइट चली गई है, एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, फैन नहीं चल रहा है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, सेम विंडो है, सेम एयर ट्रांसमिट हो रही है, लेकिन जहाँ जिस क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं वो क्लास ज़्यादा गर्म होगी कंपैरेटिवली जिस क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो हम ब्रीद आउट कर रहे हैं वो भी क्या होती है? वार्म एयर होती है. तो क्या होता है, रूम में क्या टेम्परेचर बढ़ जाएगा. सो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि रेडिएशन हो रहा है, राइट. सो दिस फिनोमेना अकर्स बिकॉज द ह्यूमन बॉडी रेडिएट्स हीट contributing to the overall temperature in the room. So thus the process of transmission of heat, in which heat travels from hotter body to the cooler body without heating the medium, this is called radiation. So radiation में कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, हीट ट्रांसफ़र होती है हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ, यानी हायर टू लोअर, लेकिन कोई मीडियम ज़रूरी नहीं है. सो एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, दिस इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी, राइट. अब क्या होता है कि हमने एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने ये 2 बीकर लिए, बीकर 1 बीकर 2, सेम मेटल के बीकर्स हैं, सेम अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर फिल किया है. डिफरेंस केवल इतना है कि हमने एक बीकर को ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है, एक बीकर को वाइट कलर से पेंट कर दिया है, और इन दोनों को धूप में रख दिया है और थर्मोमीटर लगा दिया, ऊपर से कवर कर दिया, राइट. सो लेट इट बी लेट द बीकर्स in the same position, let's say for 2 hours or 3 hours or 4 hours, right, it depends on you. जितना आपका मन करे उतनी देर आप इसको धूप में रखो. थर्मोमीटर में मतलब, लेकिन दोनों को इकट्ठा रखेंगे, सेम टाइम पर रखेंगे और सेम टाइम पर ही हटा लेंगे, राइट. सो जो पानी ब्लैक वाले कंटेनर में था वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है कंपैरेटिवली जो वाइट वाले कंटेनर में है. क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है. तो इसीलिए हमने थर्मोमीटर्स लगाए थे. थर्मोमीटर से हमें वाटर का क्या हीट पता चली या टेम्परेचर पता चला कि पानी कितना गर्म है. तो ब्लैक कलर क्लोथ्स हम इसीलिए डार्क कलर और ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहनते हैं विंटर्स में, सो दैट हमारी बॉडी हीट ट्रैप करे और फिर उसको स्केप ना होने दे, यानी बाहर ना जाने दे. एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है. सोलर वाटर हीटर हीट्स वाटर बाय एब्जॉर्बिंग हीट. रेडिएशन फ्रॉम द सन, सन से रेडिएशन आ रहा है और नीचे सोलर हीटर रखा हुआ है, और वो क्या करता है, सोलर हीटर से हीट जनरेट होती है और क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है. इलेक्ट्रिक रूम हीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ radiation. This silver painted background facilitates reflection of radiated heat with increased warmth of room. Next is solar cooker. सोलर कुकर भी क्या काम करता है, सन एनर्जी से यानी सोलर एनर्जी से चलता है और खाना बन जाता है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ हीट. रेडिएशन emitted by living organisms can be used in thermal imaging. जो जैसे कैमराज होते हैं ऐसे थर्मल इमेजिंग के लिए भी कैमराज आते हैं. सो थर्मल इमेजिंग जो होता है वो आपका बॉडी की हीट के अकॉर्डिंग पिक्चर्स मिलते हैं इसमें. सो समिंग अप, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. सो फिगर शोज ऑल 3 प्रोसेसेस. इस फिगर में क्या हुआ है, यू सी द यूटेंसिल इज हेल्ड एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ फायर. ये फायर है और इससे ऊपर क्या है, आपका बर्तन है, राइट. एंड इट गेट्स हीटेड अप बाय द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द फायर. ये दोनों टच नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी इसकी गर्मी की वजह से क्या हो रहा है, जो बर्तन है वो गर्म हो गया है. बर्तन गर्म होने से जो बर्तन के अंदर का पानी है वो भी गर्म हो रहा है, और उस मेथड पानी गर्म हो रहा है कन्वेक्शन मेथड से. और कन्वेक्शन की वजह से जब ये पूरा गर्म हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, तो हीट यहाँ हैंडल में ट्रांसफ़र हो रही है, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ
कंडक्शन, तो कंडक्शन सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन गैसेस एंड लिक्विड्स में होते हैं, और रेडिएशन जो होता है जहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता है। सो कंक्लूजन, हीट ऑलवेज प्रेजेंट इन नेचर, क्योंकि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, नेचर में प्रेजेंट है। ह्यूमन इंटेलिजेंस रिलीज्ड एंड यूटिलाइज्ड इट एफिशिएंटली टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज। हीट इज अनदर नेम ऑफ इंटरनल एनर्जी और एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इनसाइड द सब्सटेंस। इवन हमारे अंदर भी एनर्जी है, हमारे अंदर भी हीट है, और बाकी सब्सटेंसेस में भी जो गर्म है उनके अंदर हीट स्टोर्ड है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन द टेम्परेचर आर डिफरेंट। सो हीट का फ्लो तभी होगा जब दो बॉडी होंगी, यानी दो सोर्सेज होंगे, और हमेशा हायर टू लोअर बॉडी की तरफ मूवमेंट होता है। हीट इज़ ऑल्सो जनरेटेड बाय वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स विच गिव हीट whenever required. Steam engine utilize energy from heat and converted into the mechanical energy. Steam engine कैसे चलते थे? उनको फ्यूल दिया जाता था, फॉसल फ्यूल, कोयला डालते थे, और वो जब जलता था तो क्या होता था, हीट प्रोड्यूस होती थी और उससे स्टीम इंजन चलता था। तो यानी कि हीट एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हुई, मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र हुई, विच हेल्प इन लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट। Human beings would not have survived without heat because it helps the blood in the body to be in liquid state. जब टेम्परेचर कम हो जाता है, जब ठंड होती है, तो क्या होता है, ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उतनी वार्मथ नहीं होती है। तो ब्लड फ्लो क्यों करता है, बिकॉज ऑफ द हीट, so which allows its movement in the blood vessels throughout the body. So this is heat, and it is an integral part of human life and cannot be separated from it. Right, so let's memorize what we have learned. We have learned the temperature. Temperature, it is defined as the degree of hotness or coldness of a given body or an environment. Thermometer is device used for measuring temperature of an object or a body. We have learned two types of thermometers: clinical thermometers and laboratory thermometer. Now laboratory thermometer, thermometer used for measuring temperature of non-living objects, yani things. Heat is a form of energy which gives sensation of warmth. Next is thermodynamics. This is the branch of physics that deals with the study of heat and its movement. Conduction, a mode of heat transfer which takes place in solid due to the strong vibrations of atoms and molecules. So molecules क्या होते हैं, बहुत tightly packed होते हैं, और जब उनको हीट मिलती है तो वो शेक करने लगते हैं। शेक करने की वजह से कोलाइड होते हैं एक दूसरे के साथ, और हीट एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट इज कंडक्टर्स. Material which allow heat to pass through them are called conductors. Insulators, material which do not allow heat to pass through them are known as insulators. Next is convection, mode of heat transfer that take place in liquids and gases which involves movement of molecule and it separates heat. Now radiation, the mode of heat transfer which takes place in vacuum and does not require any medium like solid, liquid or gas. So this is called radiation. So now children, time to exercises. First is darken the correct option in OMR sheet. First question, the energy which gives sensation of warmth. So the answer is heat, and we need to darken the circle as well. First one I am doing for you. Correct answer is C, heat. So C is the correct option, right? So I have done one for you. Rest you need to done as per the answers. Next is the physical property which tells about the degree of hotness or coldness of the body, which is called temperature, physical property. Right? Next is, which of the following material is a good conductor of heat? So good conductor of heat is aluminium. Next is, which of the following is the method of heat transfer?
and the method is radiation. Which of the following is the bad conductor of heat? So wool is the bad conductor of heat. So let's move towards the next question. Next question is fill in the blanks. Children, first fill up is the laboratory thermometer is a device used to measure the temperature of an object. The body of cooking utensils are made up of conductors. Mode of heat transfer in which energy can travel in vacuum, which is called radiation. Heat never flows from a body at low temperature to the body at high temperature. Question number 5. The branch of physics which deals with the study of heat and its movement, this is called thermodynamics. Temperature is measured in Celsius, Fahrenheit and Kelvin. Next question, state T for true and F for the false statements. First statement is heat transfer by radiation cannot take place in air, which is false. This can be done. Land breeze occurs as a result of conduction. No, as a result of convection. Laboratory thermometer is suitable for measuring the temperature of human body. No, this is false. Cold air is heavier than hot air. Yes, this is true. Water is a good conductor of heat. False. Next is very short answer type question. First question is state the ways by which heat transfers take place. So conduction, convection and radiation are the methods by which heat transfers. What is temperature? So it is a degree of hotness and coldness of a given body or an environment. What is heat? Heat is a form of energy which gives sensation of warmth. Next question, what are the different scales of measuring temperature? Celsius, degree Celsius, Fahrenheit, degree Fahrenheit and Kelvin, K. Next is what is the range of Fahrenheit scale in a clinical thermometer? So the range is 95 degree Fahrenheit to 110 degree Fahrenheit. Right children? So let's move to the next question, which is short answer type question. So children, next is short answer type questions. How can you say that hot air is lighter than cold air? So hot air is lighter than cold air because hot air molecules have more energy and move faster, resulting in lower density compared to the cold air. Question number 2, what is the function of kink in the thermometer? Kink ensures that recording temperature remains unchanged during the recording of the thermometer, reading of the thermometer. Question number 3, containers carrying petrol and diesels are coated with insulators. Give reason. So answer is containers carrying petrol and diesel are coated with insulators, otherwise it will get heated up and catch fire. Question number 4, name the common liquids which thermometers are filled. So thermometers are filled with mercury. What precautions should you take while handling a thermometer? So precaution includes avoiding direct contact, handling gently and proper disposal if it breaks. Question number 5, explain briefly with the help of an activity that the amount of heat absorbed by an object depends on its color. So you can take two containers, one is painted with black color and another is painted with white one, and filled with same amount of water. And keep these two containers in the sunlight, let's say for 1 hour or 1.5 hours. And after that, with the help of thermometer, you can measure the temperature of the water. So you'll find that the water which was kept in the black container has more temperature as compared to the white one. Question number 6, how is heat related to the temperature? So heat is a form of energy and measured in joules or calories, whereas temperature is a degree of hotness or coldness of a body and measured it degree Celsius or degree Fahrenheit. Question number 7, give examples of radiation from our daily life. So examples of radiation include sunlight, heaters, microwaves, solar cookers, etc. Right children? So next is long answer type questions. So this is your homework. You need to write down these
answers on your own in your notebooks, as we have already discussed in detail while explanation. So children, that's all for this chapter. Hope you have enjoyed the session. We will meet in the next class of science. Till then, bye and take care.